अस्सलामुअलैकुम। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 जो कारोबारी तंजीम शराकती कारोबार चैप्टर का नाम है, जो हमने आज से अभी से स्टार्ट करना है। इसके कुछ ये टॉपिक्स हैं जो हमने पढ़ने हैं, जिसमें शराकत का तारुफ, तारीफ़ और अहम नकात, शराकती कारोबार की खसूसियात क्या हैं, शराकती कारोबार के फ़वाइद क्या हैं, शराकती कारोबार के नुकसानात, बेहतरीन शराकत के लवाज़मात क्या हैं। लवाज़मात का मतलब होता है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे शराकत जो है वो बेहतरीन बन जाएगी। शराकत की इकसाम क्या है, इस्लामी कवानीन के तहत शराकत की क्या इकसाम है, शराकती मुआहिदा की तारीफ़ और उसके अहम नकात, अदम मुआहिदा की सूरत में लागू होने वाले असूल, हिस्सादारों की इकसाम, हिस्सादारों के हकूक़ व फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ, शराकत की रजिस्ट्रेशन और इसके फ़वाइद और शराकत का ख़ात्मा। ये सारे टॉपिक हैं जो हमने इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर ये हमारा 4 है, शराकत पार्टनरशिप। तो यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शराकत के तारुफ को हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ तक मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। जब दो या दो से ज़्यादा अफराद किसी कानूनी कारोबार को चलाने के लिए आपस में एक मुआहदे के तहत अपने हकूक़ व फ़राइज़ का तयन कर लें तो इसको शराकत कहते हैं। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है, कानूनी। कानूनी का मतलब ये है कि कारोबार जो है वो ऐसा होना चाहिए जिसकी गवर्नमेंट अलाउ करे कि आप ये कारोबार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर मैं पाकिस्तान में शराब बेचना शुरू कर दूं और मैं कहूं कि ये मेरा कारोबार है, तो वो कारोबार नहीं होगा, क्योंकि जो पाकिस्तान का कानून है वो मुझे अलाउ नहीं करता कि मैं उसको सेल करूं। तो इसलिए यहाँ पे ये कानूनी का उन्होंने वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है। अच्छा, उसके बाद मज़ीद आगे हम इसको देखते हैं। शराकत में शरीक होने वालों को इनफरादी तौर पर हिस्सेदार, यानी कि जो एक आदमी है, जो एक शराकत दार है, उसको हिस्सेदार, और मुश्तरका या इज्तमाही तौर पर फ़र्म कहा जाता है। फ़र्म, ठीक है, फ़र्म FIRM, फ़र्म। तो ये सिंपल सी उन्होंने एक तारुफ दिया है। आई थिंक इसमें कोई इतनी कोई समझाने वाली बात नहीं है। अच्छा, अब इसमें वो कहता है, ये वाली जो बात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कारोबारी तंजीम की ये किस्म वाहद मलकीती कारोबार की मंदरजा ज़ेर खामियों की वजह से कायम की गई है। यानी वो कहता है कि जो वाहद मलकीती कारोबार है ना, उसमें कुछ खामियां थी। उन खामियों की वजह से किसी ने सोचा होगा कि ये जो है ना वाहद शराकती कारोबार ठीक नहीं है, तो कोई इस तरह का कारोबार होना चाहिए जिसमें ये मसले मसाइल ख़त्म हो सकें। उसमें पहला मसला जो वाहद मलकीती कारोबार में था वो था सरमाया की कमी। सरमाया की कमी सरमाया की कमी इसलिए होती है कि वाहद मलकीती कारोबार जो होता है उसमें जो मालिक होता है वो एक ही होता है। तो बैंक उसके ऊपर एतबार नहीं करते, उसको लोन नहीं देते, तो उसके लिए सरमाया की कमी होती है। तो सरमाया की कमी को दूर करने के लिए जो है वो शराकत का जो है वो कॉन्सेप्ट आया होगा या आया है कि इसमें शराकत में सरमाए की कमी ख़त्म हो जाएगी कि 2 बंदे, 5 बंदे या 10 बंदे मिलके जो है वो पार्टनरशिप का बिज़नेस शुरू कर देंगे। हर बंदा जो है वो 50-50 हज़ार या 1-1 लाख रुपए ले आएगा, तो सरमाया भी बढ़ जाएगा। तो दूसरी चीज़ इसमें है ज़िम्मेदारी का बोझ। ज़िम्मेदारी का बोझ जो है, इसको मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से समझा देता हूँ। देखें, एक जो कारोबार होता है ना, उसके अंदर सेल्स का डिपार्टमेंट होता है, एडमन होता है, मार्केटिंग होता है, HR होता है। अच्छा, अब देखें, अगर वाहद मलकीती कारोबार होएगा ना, तो वाहद मलकीती कारोबार का तो जो ऑनर होता है वो एक ही होता है। तो अब उसको सेल्स, एडमन, मार्केटिंग और HR, ये सारी चीज़ों का काम उसको देखना पड़ेगा। तो इसीलिए उसने यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया कि ज़िम्मेदारी का बोझ। अब जो जो वाहद मलकीती कारोबार होता है ना, उसमें एक बंदे के ऊपर सेल्स का काम भी होता है, एडमन का काम भी होता है, मार्केटिंग का काम भी होता है, HR का भी काम होता है। तो वो इसलिए कहता है कि ज़िम्मेदारी का बोझ जो है वो ये वाहिद मलकीती कारोबार में बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उन्होंने शराकत को जो है वो इससे वो बेहतर समझते हैं कि ये इसमें ये मसले थे, इसलिए जो है ना वो शराकत की तरफ किसी ने सोचा होगा।
इंतज़ामी अमूर में नाकामी, इंतज़ामी अमूर में नाकामी और ज़िम्मेदारी का बोझ तकरीबन सेम ही है। इस तरह के ये जो मैंने डिपार्टमेंट लिखे हैं ना, सेल्स डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग और एचआर, ये सारे इंतज़ामी में आते हैं। तो अब एक बंदा जो है वो सेल्स में एक्सपर्ट है, एडमिन में एक्सपर्ट है, मार्केटिंग और एचआर में एक्सपर्ट नहीं है। अगर वाहिद मलकीती कारोबार की बात करते हैं तो फिर तो मार्केटिंग और एचआर के जो इंतज़ामी अमूर हैं उसमें तो नाकामी हो गई। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होएगा, पार्टनरशिप में ये होएगा कि एक बंदा, फ़र्ज़ करो 4 बंदे हैं पार्टनरशिप के अंदर, एक बंदा जो है उसको सेल्स का डिपार्टमेंट अच्छे से आता है, एक को एडमिन का आता है, एक को मार्केटिंग का आता है, एक को एचआर को आता है। तो हर बंदे को जो जो काम बेहतरीन आता है ना वो अपना वो काम करेगा। इस तरह शराकत के अंदर जो इंतज़ामी अमूर है उनका बेहतरीन जो है ना उनकी मैनेजमेंट हो जाएगी पार्टनरशिप की सूरत में। तो ये कुछ मसले मसाइल थे वाहिद मलकीती कारोबार में जिनकी वजह से फिर पार्टनरशिप के बारे में सोचा गया होगा, और ये कॉन्सेप्ट जो सारा हमने पढ़ना है ये बना होगा। अच्छा, आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। चूँकि शराकत में मालकान एक से ज़ायद होते हैं इसलिए वो मदरजा वाला खामियों पर आसानी से काबू पा लेते हैं। यानी कि वो कहता है कि शराकत में क्योंकि एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो वो सरमाया, ज़िम्मेदारी का बोझ और इंतज़ामी अमूर, ये जो तीनों मसले मसाइल हैं ना इसको वो सॉल्व कर लेते हैं। ये जो पहली लाइन है इसमें उसने ये बात की है। बाज़ हालात में कुछ हिस्सेदार अपने सरमाए के साथ कारोबार में अमली तौर पर हिस्सा लेते हैं और कुछ हिस्सादार कारोबार को सिर्फ सरमाया फराहम करते हैं। यानी कि वो कहता है कि कुछ पार्टनर्स जो होते हैं वो दोनों काम करते हैं। कुछ ऐसा भी होता है कि एक बंदा सिर्फ सरमाया मुहैया करता है तो दूसरा बंदा काम करता है। पाकिस्तान में शराकती कारोबार की सरगर्मियाँ शराकती कारोबार के एक्ट 1932 के तहत सर अंजाम दी जाती हैं। 1932 का जो एक्ट है शराकती पार्टनरशिप एक्ट, उसके तहत जो है वो पार्टनरशिप का कानून, पार्टनरशिप का जो प्रोसेस है वो पाकिस्तान में बनता है। यानी कि यहाँ पे हमें एक चीज़ और समझ आई है कि वाहिद मलकीती कारोबार जो था उसमें किसी तरह की गवर्नमेंट की तरफ से या SCCP की तरफ से, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से किसी तरह की कोई भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं होती। लेकिन पार्टनरशिप की सूरत में ये नहीं है। पार्टनरशिप की सूरत में आपको 1932 का जो एक्ट है उसके मुताबिक आपको शराकत कायम करनी पड़ेगी, और इसके जो भी कोई फॉर्म वगैरह फिल करने हैं या SCCP में कोई रजिस्ट्रेशन है वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी पार्टनरशिप की सूरत में। अब नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट हम इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, हम डेफिनेशंस को देखते हैं। सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है S.E. थॉमस। S.E. थॉमस कहते हैं जी, शराकत 2 या 20 अफराद, यानी कि शराकत, यहाँ पे हमें एक बात समझ आई कि शराकत में 2 से लेके 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि एक वाहिद मलकीती कारोबार में आ जाएगा। तो वो कहता है कि शराकत में 2 या 20 अफराद की अंजुमन है। अंजुमन का मतलब होता है जमात, लोगों का मजमुआ। शराकत में यानी कि 2 से लेकर 20 तक लोग जो हैं वो अपना हिस्सा बना सकते हैं। तो वो कहता है शराकत 2 या 20 अफराद की अंजुमन है जिसमें ये अफराद नफ़ा कमाने के मकसद की खातिर इकट्ठे कारोबार करते हैं, यानी सारे मिल के काम करते हैं नफ़ा कमाने के लिए। ये S.E. थॉमस की डेफिनेशन है। उसके बाद है L.H. हानी है। L.H. हानी की डेफिनेशन हम देखते हैं। शराकत मुख्तलिफ लोगों के दरमियान ऐसा ताल्लुक़ है जिसके तहत ये लोग मुनाफा कमाने की गर्ज से कोई कारोबार करते हैं। सिंपल सी बात है, इसको मैं रिपीट नहीं करूँगा, आगे बढ़ूँगा। एक्ट के मुताबिक, यानी कि एक्ट 1932 के एक्ट के मुताबिक क्या है, कानून शराकत दारी के एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के तहत शराकत इन लोगों के दरमियान रिश्तेदारी का नाम है जो ऐसे मुनाफे की तकसीम के लिए रजामंद होते हैं जिसे सब मिलकर या कोई एक सब के नुमाइंदे की हैसियत से चलाए। यानी सिंपल से उसने बात की है कि इस एक्ट के तहत शराकत दारी इस रिश्ते का नाम है जिसमें सारे मुनाफे की तकसीम के लिए रजामंद होकर काम करते हैं, और ये जो मुनाफा है ये सब मिलकर या कोई एक नुमाइंदे की हैसियत से उसको कमाते हैं। ठीक है, यानी कि सारे पार्टनर्स का ज़रूरी नहीं है बिज़नेस में काम करें। कोई ये भी हो सकता है 2 बंदे सरमाया मुहैया कर रहे हैं तो बाकी 3 बंदे जो हैं या 4 बंदे काम करते हैं, तो ये चीज़ भी इसमें आ जाती है। नीचे एक नोट है, उस नोट को हम देख लेते हैं। उस नोट में उसने बात की है कि कानून शराकत दारी का एक्ट 1932 74 सेक्शन और एक शेड्यूल पर मुश्तमिल है जो 1 अक्टूबर 1932 को नाफिजुल अमल हुआ।
शराकती कारोबार के एक्ट 1932 से पहले शराकती कारोबार की सरगर्मियां मुआहदे के एक्ट 1872 के तहत सर अंजाम दी जाती थी। सिंपल सी इसमें बात ये की है कि 1932 का एक्ट जो इस टाइम नाफिजुल अमल है, इससे पहले जो पार्टनरशिप का मुआहदा किया जाता था ना, वो 1872 के एक्ट के तहत किया जाता था। ये सिंपल सी बात है। इसमें ये इसका क्वेश्चन आ सकता है या इसकी कोई मल्टीपल चॉइस आ सकती है, तो उसको मसलन क्या आप माइंड में रखें, मल्टीपल चॉइस में ये चीज़ पूछी जा सकती है। अच्छा, उसके बाद शराकत के अहम नकात, कि शराकत के अहम नकात क्या है, उनको हम बारी बारी रीड कर लेते हैं। शराकत दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान तल्लुक़ को ज़ाहिर करती है, यानी कि शराकत में दो या दो से ज़्यादा अफराद होते हैं, एक नहीं होएगा। इसकी भी मल्टीपल चॉइस आ सकती है। एक जो होता है वो वाहद मलकीती कारोबार में होता है, इसमें नहीं होएगा। इसमें दो या दो से ज़्यादा अफराद होंगे। ये ताल्लुक़ सिर्फ़ कारोबारी मकासद के लिए होते हैं। शराकत के नकात में ये ताल्लुक़ सिर्फ़ उनके कारोबारी मकासद के लिए, यानी कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए होंगे। कारोबारी मकसद तो मुनाफा कमाना है, तो मुनाफा कमाने के लिए होंगे। कारोबार का मकसद सिर्फ नफ़ा कमाना होता है, वही बात कर दी है। ये जो उसने दूसरा पॉइंट किया उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ताल्लुक़ आप कह सकते हैं कि इसी बात से था कि कारोबार का मकसद सिर्फ नफ़ा कमाना होता है। कारोबार का नफ़ा हिस्सादारों में मुआहदे में तय की गई शर्त के मुताबिक तकसीम किया जाता है। जब शराकतदारी कायम होती है ना, तो उस टाइम ये चीज़ मेंशन की जाती है कि जो हमारा पार्टनर ए है उसको प्रॉफिट का 30% मिलेगा या 50-50% होएगा, या चार बंदे हैं तो उनको 25% मिलेगा। तो जो भी उनकी तकसीम की शर्त होती है ना, उसके मुताबिक जो भी उनका मुनाफा है वो डिस्ट्रीब्यूट होएगा। कारोबारी अमूर चलाने के लिए सब शुरका का आपस में मुआहदा होता है। कारोबारी अमूर चलाने के लिए यानी कि सारे जो है ना, उनका आपस में मुआहदा होता है कि ये बंदा ये काम करेगा या ये बंदा ये काम करेगा, जो भी उनका काम है। कारोबारी अमूर में आ जाएगा कि सेल्स आ जाएगी, एडमन आ जाएगा, ये कारोबारी अमूर तो यही है ना सारे। तो उनका एक पूरा मुआहदा होता है कि ये किस तरह से सारी चीज़ें चलनी है। उसके बाद मुआहदे के तहत सब शुरका कारोबार में हिस्सा ले सकते हैं, और बाद हालात में कोई एक हिस्सेदार सब हिस्सेदारों के नुमाइंदे के तौर पर कारोबार चलाता है। तो सिंपल सी उसने बात की है कि सारे लोग भी कारोबार में हिस्सा ले सकते हैं, और कोई एक बंदा भी नुमाइंदे के तौर पे काम कर सकता है कि बाकी लोग काम नहीं करना चाहते, वो सिर्फ सरमाया मुहैया कर रहे हैं। तो ये कुछ नकात हैं जो शराकती हमारा एक्ट है उसके हैं। शराकत के अहम नकात हमने इनको रीड कर लिया। अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर शराकती कारोबार की खसूसियात, इसके ऊपर स्टार भी लगा हुआ है। जो भी मुझे ये बुक मिली थी उसके ऊपर ये स्टार लगे, शायद ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट होएगा। तो शराकती कारोबार की खसूसियात को हम अभी रीड करना शुरू करेंगे। अच्छा, सबसे पहली जो उसने बात इसमें की है शराकती कारोबार की खसूसियात में, वो है मुआहदा। शराकती कारोबार का जो मुआहदा है वो होना इंतहाई लाजमी है, लेकिन उस मुआहदे को कहीं लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसको लिख लेना चाहिए ताकि बाद में कोई मसला ना हो। कोई मसला हो तो उसको देख के भी हल कर लिया जाए। ये बात उसने इसमें की हुई है। उसके बाद जो अगली बात है वो है हिस्सादारों की तादाद। हिस्सादारों की तादाद कम अज़ कम 2 होनी चाहिए। अगर कोई बैंकिंग का काम हो तो उसमें 10 तादाद है, और अगर कोई आम काम है तो उसमें 20 लोगों की तादाद है। मकसद, शराकतदारी का जो काम होता है, कारोबार होता है, उसका मकसद नफ़ा कमाना होता है। अगर किसी शराकतदारी का मकसद नफ़ा कमाना नहीं है तो वो शराकतदारी नहीं कहलाएगी। यही बात उसने इसमें की है। गैर महदूद ज़िम्मेदारी का मतलब वही है जो वाहद मलकीती कारोबार में था कि अगर कल को शराकतदारी का कारोबार तबाह हो जाता है, बंद हो जाता है, और अगर किसी का कोई पैसे वापस करने वाले हैं तो वो पैसे जो हिस्सेदार हैं उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करके अगर पैसे देने पड़े वो उनको पैसे देने पड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हकूक़ की मुंतकली। हकूक़ की मुंतकली का मतलब ये है कि अगर एक हिस्सेदार अपने हकूक़ किसी दूसरे हिस्सेदार को मुंतकिल करना चाहे तो इस मुंतकली के लिए उनको बाकी लोगों को भी रज़ामंद करना पड़ेगा। अगर बाकी लोग रज़ामंद नहीं हैं तो एक बंदा अपने हकूक़ किसी दूसरे को मुंतकिल नहीं कर सकता। कानूनी हैसियत, शराकतदारी की अगर शराकतदारी को रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है।
और जो एक चीज़ इसने बात की है, हिस्सादारों की शराकती कारोबार से अलहदा कोई कानूनी हैसियत नहीं। इस बात का मतलब ये है कि जो हिस्सेदार है ना, शराकती कारोबार के से अलहदा, यानी कि शराकती कारोबार के अलावा उनकी कोई कानूनी हैसियत किसी तरह की नहीं है। तो इस सिंपल सी उसने बात की है कि अगर शराकती कारोबार को रजिस्टर आपने नहीं करवाया तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। उसको कोई मराहत नहीं मिलेंगी, उसको कोई टैक्सेस में छूट नहीं मिलेगी, उसको कोई गवर्नमेंट कल को अगर कोई शराकत दारी की कोई इंसेंटिव गवर्नमेंट लॉन्च करती है तो वो उनको फिर नहीं मिलेंगी चीज़ें इस तरह की, अगर उन्होंने इसको रजिस्टर नहीं करवाया हुआ तो। उसके बाद टैक्स की अदायगी। टैक्स की अदायगी का मतलब ये है कि शराकत दारी का कारोबार है, शराकत दारी का कारोबार के अंदर अप्रैल के महीने में 20,000 का प्रॉफिट आया, उस 20,000 के प्रॉफिट के ऊपर सबसे पहले टैक्स निकलेगा। फ़र्ज़ करें टैक्स 2,000 था, तो 20,000 माइनस 2,000 जो 18,000 बाकी बचेगा, वो पैसे जो हैं वो फिर सारे लोगों के अंदर जो हिस्सेदार हैं उनके अंदर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होएगी। उसके बाद ऑडिट है। ऑडिट में आ जाएगा कि अगर शराकती कारोबार जो है उसको रजिस्टर नहीं करवाया गया तो उसका ऑडिट करवाना ज़रूरी नहीं है, और अगर उसका ऑडिट नहीं होएगा तो जो भी कंपनी के राज हैं वो हिस्सेदारों तक ही महदूद रहेंगे, वो किसी और के पास नहीं जाएंगे। अच्छा, उसके बाद है शराकती कानून। शराकती कारोबार को चलाने के लिए पाकिस्तान में शराकती कानून मजरिया 1932 काम का, यानी 1932 जो कानून है वो चल रहा है। अच्छा, इसमें हम 73 74 के बाद 73 ये पेज यहाँ पे रिपीट आ रहा है। 73 मकसद है, अच्छा, कानूनी हैसियत, टैक्स, ऑडिट, 75, तो ये 74 के बाद ये 75 आ गया। शराकती कानून, शराकती कानून वो एक पेज इसमें रिपीट आ रहा था। अच्छा, शराकती कानून। शराकती कारोबार को चलाने के लिए पाकिस्तान में शराकती कानून मजरिया 1932 काम कर रहा है, यानी हमने ऊपर पढ़ लिया कि 1932 का एक्ट है का कानून है जिसके तहत शराकत कायम की जाती हैं, और पाकिस्तान में तमाम शराकती कारोबार इसी कानून के तहत, जो 1932 वाला कानून है इसके तहत ही पाकिस्तान में सारी जो शराकती कारोबार हैं वो इसी के ज़रिए चल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कारोबार का इंतज़ाम। कारोबार के इंतज़ाम में आ जाएगा कि कारोबार के अंदर फ़र्ज़ करें 4 जो है ना वो हिस्सेदार हैं, तो जिसकी जो काबिलियत है, जो बंदा जिस काम का एक्सपर्ट है उसको वही कारोबार का इंतज़ाम मिल जाएगा। जिसको सेल है वो सेल का एक्सपर्ट, उसको सेल वाला काम मिल जाएगा। किसी को मार्केटिंग का काम आता है वो मार्केटिंग का काम करेगा। तो जिसकी जो काबिलियत है उसको उसके हिसाब से काम मिल जाएगा। बामी एतमाद। शराकती कारोबार की कामयाबी का इन्हिसार हिस्सेदारों की बामी एतमाद और ताउन पर होता है, इसलिए हिस्सेदारों को कारोबारी मामलात में एक दूसरे पर एतमाद करना चाहिए। तो वो यही बात कर रहा है कि उनको एक दूसरे पर एतमाद करना चाहिए। एतमाद करेंगे तो इससे उनका कारोबार जो है वो मज़ीद ग्रो होएगा। अच्छा, उसके बाद है सरमाया। तो सरमाया में वो कहता है कि शराकती कारोबार में, सिंपल मैं इसको बयान कर देता हूँ कि शराकती कारोबार जो होता है ना उसमें हर एक हिस्सेदार ने सरमाया लाना होता है, लेकिन वो कहता है कि बाज़ सूरतों में हिस्सेदार सरमाया लगाने के बजाय कारोबार को बेहतर बनाने के लिए अपनी कोशिशों और तल्लुकात को इस्तेमाल करके नफ़ा कमाता है। यानी कि इसका मतलब जो है ना वो ये है कि सरमाया लाना तो हर बंदे का जो है ना वो हिस्सा होता है कि हर किसी ने अपने हिस्से का सरमाया लाना है, लेकिन बाज़ का ऐसे भी होता है ना कि एक बंदा सरमाया लाता है, दूसरा बंदा सरमाया नहीं लगाता, बल्कि वो सरमाया लगाने के बजाय अपनी कोशिशों और तल्लुकात का इस्तेमाल करके नफ़ा कमाता है। ये बात यहाँ पे हो रही है। उसके बाद एजेंट आ जाए। एजेंट के अंदर आ जाएगा कि हर जो शराकती कारोबार में हर हिस्सेदार दूसरे हिस्सेदारों का नुमाइंदा या मालिक समझा जाता है। अगर कोई हिस्सेदार मुआहदा करता है, यानी कि कोई भी डील करता है, सेल की डील करता है या कोई इस तरह की डील करता है, जो बाकी लोग हैं उसको भी ये मुआहदा तस्लीम करना पड़ेगा। ये आगे उन्होंने सेक्शन का रेफरेंस दिया हुआ है। उसके बाद आ जाए रजिस्ट्रेशन के बारे में कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाना लाजमी नहीं है पार्टनरशिप की, लेकिन करवानी चाहिए ताकि बाद में कोई मसला मसाइल ना हो। यही बातें उसने की हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। नफ़ा और नुकसान की तकसीम। शराकती कारोबार जो होता है ना उसका अवलन मकसद तो नफ़ा कमाना है। जैसे हिस्सेदारों में
इनके आपस के मुआहदे के तहत नफ़ा तकसीम किया जाता है ना, इसी तरह नफ़ा और नुकसान दोनों ही उनके अंदर जो है ना वो चीज़ें तकसीम होनी है। यही बात उसने इसमें की है कि नफ़ा और नुकसान दोनों की तकसीम इनके दरमियान, पार्टनर्स के दरमियान में होएगी। शराकत दारी का ख़ात्मा शराकती मुआहदे की अदम मौजूदगी में, अगर कोई शराकती मुआहदा वो मौजूद नहीं है उस तो अगर कोई बंदा मर गया है, कोई दिवालिया हो गया या कोई पागल हो गया, तो जो शराकती कारोबार है ना वो खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगा। बाकी उन्होंने ये वो 1932 का जो एक्ट है उसकी कुछ सेक्शंस आगे लिखी हुई हैं, इसको आप देख लें। तो ये तो था हमारा फर्स्ट टॉपिक इसका, कि हमने पढ़ा है कि इसकी क्या क्या खसूसियात हैं, जो शराकती कारोबार उसकी क्या क्या खसूसियात है वो सारी हमने रीड कर ली हैं। खसूसियात के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है शराकत के फ़वाइद। तो शराकत के फ़वाइद को हम बारी बारी देखना शुरू करेंगे कि शराकत के फ़वाइद क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं, मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप में सबसे पहली बात है कसीर सरमाया। कसीर सरमाया में ये बात आ जाएगी कि सरमायाकारी में ये चीज़ आ जाएगी कि यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग हैं, वो 10 हो सकते हैं, वो 20, मैक्सिमम 20 तो होने चाहिए, ठीक है। 2 से 20 कोई भी हो जाए, 2 से 20 जितने मर्जी हो जाए। तो मसलन के 5 मेंबर हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंबर ज़्यादा हैं, तो मेंबर ज़्यादा होने की वजह से जो सरमाया वो भी ज़्यादा हो जाएगा। यही बातें उसमें लिखी हुई हैं, उसको आप देख सकते हैं। वाहद मलकीती कारोबार की निस्बत शराकत में एक से ज़्यादा अफराद का कारोबार में शरीक, वही उसने बात की कि एक से ज़्यादा लोग शुमार होते हैं कारोबार में। जो मुश्तरका माहदे के तहत सरमाया फराहम करते हैं, वो जो 4-5 लोग होंगे वो सारे सरमाया करेंगे, जिससे कारोबार को वसी पैमाने पर चलाने और तहकीकात और तजर्बात करने में मदद मिलती है। यानी कि सरमाया ज़्यादा होएगा। सरमाया ज़्यादा क्यों है? क्योंकि लोग ज़्यादा हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो है बाहमी मशावरत। अच्छा, बाहमी मशावरत में ये देखें, 2 हाथ एक हाथ से बेहतर होते हैं। यानी कि वही बात इसने की है ना कि 2 हाथ एक हाथ से बेहतर हैं। यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग होंगे तो वो आपस में मुशावरत कर सकते हैं। शराकत में हिस्सादार बाहमी मुशावरत से नफ़े के अमकानात बढ़ाने और नुकसान को कम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि 2 हाथ एक हाथ से बेहतर हैं। उसके बाद आ जाए काम की तकसीम। अच्छा, ये भी शराकत का फ़ायदा है कि यहाँ पे ना काम बट जाता है। मार्केटिंग का काम ये करेगा, सेल का काम ये करेगा, जिसकी जो काबिलियत है उसको उसके हिसाब से जो है वो काम मिल जाएगा। उसके बाद आ जाए एहसास ज़िम्मेदारी। एहसास ज़िम्मेदारी में आ जाए, शराकत में हिस्सेदारों की ज़िम्मेदारी गैर महदूद होती है। गैर महदूद का मतलब ये है कि उनको पता है कि अगर कोई नुकसान हो गया ना, कारोबार तबाह हो गया, तो फिर उनको अपने घर की जायदाद बेच के चीज़ें जो है ना वो पूरी करनी पड़ेंगी, पैसे देने पड़ेंगे अगर किसी के रहते हुए या कोई भी ज़्यादा नुकसान हो गया। तो इस चीज़ के डर से जो है वो उनके अंदर ये एहसास ज़िम्मेदारी होता है सारे, और कोई भी जो है ना वो अपने फ़राइज़ से गफलत नहीं बरतता। यही बातें उसने की हैं इसमें, इसको देख लें आप। उसके बाद आ जाएँ सार्फिन की पसंद। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है सार्फिन की पसंद। सार्फिन की पसंद में ये आ जाएगा कि शराकत के तहत पैदाशुदा मसनूआत की मंडी ज़्यादा वसी नहीं होती। यानी कि ये भी जैसे वाहद मिल्कियती कारोबार था ना, कि वो गली मोहल्लों में और उनकी जो है ना वो सार्फिन के साथ डायरेक्ट राब्ते होते हैं, तो वो इसीलिए यहाँ पे बात कर रहे हैं कि शराकत के तहत पैदाशुदा जो मंडियाँ हैं ना, वो भी कोई इतनी ज़्यादा वसी नहीं है। वो क्या कहते हैं, यानी कि ये इसमें भी जो है ये डायरेक्ट माल बेचते हैं, ये सार्फिन के साथ इनके जो है वो राब्ते होते हैं। मंडियाँ भी कोई इतनी जो है ना वो इनकी वसी नहीं होती, इसलिए इनको मंडी के रुझानात और जो सार्फिन होती है ना उनकी पसंद का भी आइडिया होता है, जिसके मुताबिक वो चीज़ें बनाते हैं। जब वो उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक, सार्फिन की ख्वाहिशात के मुताबिक चीज़ें बनाएंगे, तो फिर 100% कन्फर्म है कि कारोबार के अंदर तरक्की ही आएगी। उसके बाद है फ्रॉड का ख़ात्मा। फ्रॉड के ख़ात्मे में आ जाएगा कि जो पार्टनरशिप होती है ना उसमें हर हिस्सेदार जो होता है ना वो अकाउंट्स को चेक कर सकता है, वो चीज़ों की जांच पड़ताल कर सकता है, जिसकी वजह से फ्रॉड के चांसेस बहुत कम होते हैं। उसके बाद आ जाएगी तश्कील में आसानी। मुश्तरका सरमाया की कंपनी की निस्बत शराकती कारोबार को तश्कील देना या चलाना बहुत आसान होता है। यानी कि यहाँ पे वो कंपनी को कंसीडर कर रहा है शराकत के साथ कंपेयर। वो कहता है कि कंपनी के मुकाबले में जो शराकत का कारोबार है उसको तश्कील देना बहुत आसान है, क्योंकि इसके लिए किसी कानूनी पाबंदी या लवाजमात नहीं होते।
हिस्सादारों को सिर्फ एक मुआहदे की ज़रूरत होती है जो ज़ुबानी या तहरीरी शक्ल में हो सकता है। सिंपल सी बात है, मैंने बयान कर दी, इसमें कोई इतनी इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कर्ज़ा की सहूलत, कर्ज़ा की सहूलत को हम देख सकते हैं कि उसमें ये क्या कहता है। अगर मैं यहाँ कंपेयर करता हूँ ना वाहिद मलकीती कारोबार को शराकत के साथ, तो वाहिद मलकीती कारोबार क्योंकि छोटा होता है, लेकिन जो शराकती कारोबार है ना ये थोड़ा उससे उसके मुकाबले में वसी है। तो इसलिए बैंक जो है वो थोड़ा इनके ऊपर यकीन करते हैं, जिसकी वजह से बैंक इनको कर्ज़े की सहूलत देने में भी जो है वो अतराते नहीं हैं, और इनको मिल भी जाते हैं कर्ज़े, इनको मसला नहीं आता है इनको इस चीज़ के हवाले से। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है बेहतरीन फ़ैसले। बेहतरीन फ़ैसलों के अंदर ये चीज़ आ जाएगी कि शराकती कारोबार में जितने भी फ़ैसले हो रहे होते हैं ना वो सारे एक दूसरे की बाहमी मुशावरत के साथ कर रहे होते हैं। जब काम बाहमी मुशावरत के साथ होते हैं तो उनके जो है ना वो फ़ायदा ही होता है, उनका बाद में नुकसान नहीं होता। यही बात उसने की है, इसको आप रीड कर लें, इसमें मसलन की कोई इतनी बताने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं आला माहिरीन की खिदमात। शराकती कारोबार में क्योंकि इनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं, इनके पास सरमाया ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये जो माहिर लोग हैं उनको मुआवजे के ऊपर हायर कर सकते हैं। जबकि अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमने वाहिद मलकीती कारोबार में पढ़ा था कि वो माहिरीन की खिदमत हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो माहिरीन को जो है वो चीज़ें उनको मुआवजा दे सके। नेक्स्ट चीज़ है कारोबार लचकदार कारोबार। लचकदार कारोबार हमने वाहिद मलकीती कारोबार में भी पढ़ा था। वहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो वाहिद मलकीती कारोबार होता है वो लचकदार है, क्योंकि उसकी नेचर ऑफ बिज़नेस को चेंज किया जा सकता है। अगर आप कुर्सियाँ बना रहे हो तो आप टेबल भी बना सकते हो मार्केट की जो है वो डिमांड के मुताबिक। इसको भी इसमें भी इसी तरह से जो शराकती कारोबार है वो भी लचकदार है। ज़रूरत पड़ने पर बामी मुशावरे से कारोबार को फैलाया या घटाया जा सकता है। बाज़ कारोबार की नोयत का मतलब वही है कि पहले आप कुर्सियाँ बनाते थे, अब आप टेबल बना रहे हैं। तो शराकत जो है वो भी लचकदार है, उसमें भी जो है वो कोई मसला मसाइल नहीं है इस तरह की। लचकदारी जो है वो नोयत को लेके है इसमें भी। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है शख्सी ताल्लुकात। शख्सी ताल्लुकात में ये बात आ जाएगी, मैं इसको बयान कर दूँ, मैं इसको रीड नहीं करूँगा। शख्सी ताल्लुकात में ये चीज़ आ जाएगी, जो शराकती कारोबार होता है उसमें दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं। जो दो या दो से ज़्यादा लोग हैं उनके मार्केट के अंदर ताल्लुकात भी ज़्यादा होंगे। एक बंदे के ताल्लुकात है, दूसरे बंदे के ताल्लुकात है, उनके इन ताल्लुकात की वजह से भी जो कारोबार होता है ना उसको फ़ायदा होता है। नेक्स्ट चीज़ है कारोबार में वसअत। तो कारोबार के वसअत को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कारोबार के वसअत के बारे में उसने ये बात की है कि शराकती कारोबार जो है ना उसमें कारोबार को वसअत देना बहुत आसान होता है। ये भी कर सकते, इनको पहली बात है इनको कर्जा भी मिल सकता है बैंक से। दूसरी बात ये नए हिस्सेदारों को ऐड करके उनका सरमाया ऐड करके कारोबार को बढ़ा सकते हैं। तो जो शराकती कारोबार है ना उसको वसअत देना आसान है। नेक्स्ट चीज़ है नुकसान में कमी। नुकसान में कमी उसने ये, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, पढ़ूँगा नहीं। एक्सप्लेनेशन इसकी ये है कि इसमें जो शराकती कारोबार होता है ना इसमें 5 या 6 मेंबर होते हैं। तो अगर कल को कोई नुकसान भी होता है तो वो 5 लोगों में डिवाइड होना है। जबकि वाहिद मलकीती कारोबार में देखें तो अगर उसमें अगर नुकसान होता था तो वो एक बंदे को ही बियर करना पड़ेगा। तो इसमें ये है कि नुकसान भी जो है ना वो डिवाइड हो जाएगा, जिसकी वजह से एक बंदे पर ज़्यादा बोझ नहीं आएगा। नेक्स्ट चीज़ है जी, इसको हाईलाइट करता हूँ मैं, हिस्सेदार का इनखला या शमूलियत। तो जो शराकती कारोबार में अगर उसमें कोई शख्स जो है वो जाना चाहता है या कोई शख्स आना चाहता है, तो ये जो चीज़ है ना, ये जो तमाम हिस्सेदार हैं उनका जो मजमूई फ़ैसला है उसके बाद उनकी जो फाइनल डिसीजन होगी उसके बाद इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उनके मशवरे के बाद, सबकी रजामंदी के बाद। उसके बाद आ जाएगी मुकाबलेबाजी का खात्मा। तो मुकाबलेबाजी का खात्मा ये कि शराकत के अंदर सारे लोग जो हैं वो एक दूसरे से मुकाबला नहीं करते बल्कि मिल के काम करते हैं ताकि उनका मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि ज़्यादा मुनाफा होएगा कारोबार की गुडविल भी बढ़ेगी और उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा, इसमें जो नेक्स्ट चीज़ है वो है अक़लीतों का तहफ़्फ़ुज़। अच्छा, अब इसमें जो अक़लीतों की बात की है ना, ये कोई मसलन के गैर मुस्लिम की या किसी और की बात नहीं हो रही। इसमें अक़लियत का मतलब ये है कि शराकती कारोबार के अंदर जब भी कोई डिसीजन मेकिंग होनी होती है ना, तो उसमें ये नहीं होता, फ़र्ज़ करो 10 बंदे हैं तो 10 बंदों में 7 बंदे जो हैं वो एक साइड पे हैं और 3 बंदे अगर एक साइड पे हैं
तो 3 बंदे जो हैं वो अक़लियत हो गए और जो 7 बंदे हैं वो मेजॉरिटी हो गए। तो ऐसे नहीं होएगा कि 7 बंदे जो हैं वो मिलके कोई डिसीजन कर लेंगे, नहीं। जब तक 10 के 10 बंदे एक पॉइंट पे नहीं आ जाएंगे ना, तो तब तक इसके अंदर जो है कोई भी जो है ना वो फाइनल चीज़ नहीं हो सकती। तो इसलिए वो कहता है कि इसमें अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ भी देती है ये जो शराकतदारी का लॉ है। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है राजदारी। तो वो राजदारी में बात ये करता है कि जिस तरह कंपनियों में होता है ना कि एक कंपनी का ऑडिट होता है, फिर वो ऑडिट की रिपोर्ट जो है वो वेबसाइट पे भी लगाते हैं और इस तरह की चीज़ें भी करते हैं। तो वो कहता है कि जो शराकती कारोबार है ना, उसके अंदर ये चीज़ें नहीं होती। ना होने की वजह से, ये चीज़ें ना होने की वजह से जो शराकतदारी के जो राज हैं वो राज ही रहते हैं। उनके अंदर किसी तरह की जो है ना वो राजदारी में मसले मसाइल नहीं आते, वो राज कहीं और नहीं जाते, वो सिर्फ जो हिस्सेदार होते हैं उनके तक ही महदूद रहते हैं। नेक्स्ट चीज़ है अवाम का एतमाद। अवाम के एतमाद में ये आ जाएगा कि अगर शराकती कारोबार जो है वो SCCP से या जो एक्ट है 1932 का, उस एक्ट के मुताबिक गवर्नमेंट के ज़रिए रजिस्टर्ड होएगी, तो लोग इसके ऊपर ज़्यादा एतमाद करेंगे। लोग जो है वो कारोबार करने में, एडवांस देने में या जो इस तरह की चीज़ों के करने से वो हिचकिचाएंगे नहीं। और इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो है आसान खात्मा। आसान खात्मा ये आ जाएगा कि शराकती कारोबार को जो जितने भी हिस्सेदार हैं वो मुश्तरका बैठेंगे, बैठ के रजामंदी करेंगे। अगर सारे रजामंद हैं तो वो एक मुआहदे के तहत कि ये चीज़ इसकी है, ये इसकी है, इस तरह से हम चीज़ों को बांट लेंगे। तो इस मुआहदे के तहत वो इस शराकती कारोबार को आसानी के साथ ख़त्म कर सकते हैं, इसमें उनके लिए ज़्यादा मसला नहीं आएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो हम हैं शराकत के नुकसानात। तो सबसे पहला जो शराकत का नुकसान है वो है गैर महदूद ज़िम्मेदारी। गैर महदूद ज़िम्मेदारी का मतलब ये है कि अगर कल को शराकतदारी का कारोबार तबाह बर्बाद हुआ, तो अगर किसी के पैसे देने हुए या किसी के पैसे इन्होंने उठाए हुए हैं, तो वो इनको अपनी प्रॉपर्टी बेच के भी पैसे पूरे करके देने पड़ेंगे। और इस डर की वजह से वो किसी भी रिस्क लेने से, कोई भी पैसे वो जिद्दत इख्तियार का मतलब होता है कि तहकीक के ऊपर, तजर्बे के ऊपर, इस तरह की चीज़ों पे वो पैसे नहीं खर्च करेंगे। क्योंकि वो इसलिए नहीं करेंगे कि उनको उनको ख़तरा है कि कहीं जो है ना वो उनका कारोबार तबाह ना हो जाए। क्योंकि अगर कारोबार तबाह हुआ तो जो शराकत है ये उसका नुकसान है कि उसकी जो ज़िम्मेदारी है वो गैर महदूद है। और गैर महदूद यही है कि उनको फिर अपने पैसे, अपनी प्रॉपर्टी बेच के चीज़ें पूरी करनी पड़ेंगी। तो ये गैर महदूद ज़िम्मेदारी में ये सारी बातें आएंगी। उसके बाद है सरमाए की कमी। सरमाए की कमी में यहाँ जो बात लिखी है वो ये लिखी हुई है कि शराकत के अंदर वाहद मलकीती से तो पैसे ज़्यादा हैं, लेकिन कंपनी के मुकाबले में पैसे इसमें सरमाया कम है। अच्छा, ये जो इसने बात की ना मुश्तरका सरमाया की कंपनी, ये मुश्तरका सरमाया की कंपनी का मतलब कंपनी है। कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है, पब्लिक हो सकती है। ये प्राइवेट पब्लिक क्या होती है तो बात की बातें हैं, लेकिन सिर्फ अभी आप कंपनी तक रहें। अच्छा, अब इसमें कंपनी के मुकाबले में पैसे कम हैं, जिसकी वजह से तहकीक और तजर्बात का अमल हो नहीं पाता और कारोबार की तरक्की रुक जाती है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है नापायदारी। नापायदारी के अंदर उसने ये बात की है कि शराकती कारोबार कई लिहाज से नापायदार होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात हिस्सेदारों की ज़ाती रंजिश मुकदमाबाजी की सूरत अख्तियार कर लेती है और किसी हिस्सेदार की वफ़ात या पागलपन की वजह से भी शराकतदारी ख़त्म हो जाती है। नापायदारी का मतलब है कि ये आसानी से ख़त्म होने वाली है। अगर किसी की लड़ाई हुई है आपस में तो फिर भी ये ख़त्म हो सकती है। कोई मर गया है या कोई पागल हो गया तो उससे भी जो शराकतदारी का कारोबार है वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है अवाम का अदम एतमाद। अवाम के अदम एतमाद का मतलब ये है कि अगर शराकतदारी जो है वो रजिस्टर्ड ना हो तो फिर लोग जो है ना उसके ऊपर ज़्यादा जो है वो एतमाद नहीं करेंगे और कारोबार के लेन देन से, एडवांस देने से और जो इस तरह की चीज़ें ना उससे वो गुरेज करेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है नाअहल हिस्सादार। इसका मतलब ये वो कहता है कि जितने भी शराकती मेंबर होते हैं ना उन सब की जो जिम्मेदारी होती है वो ये होती है कि सब ने इक्वल काम करना होता है। अगर कोई एक बंदा नाअहल हो तो उसकी नाअहली की वजह से जो बाकी लोग होते हैं ना उनको भी उसकी वजह से नुकसान होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है वसाइल की कमी। वसाइल की कमी में आ जाएगा कि
जो शराकती कारोबार उसमें सरमाया कम होता है कंपनी के मुकाबले में, इसलिए तजारत और सनद साजी, तजारत जो है, तजारत का मतलब है कि तजारत जो होती है वो होती है ट्रेडिंग करना, कि बनी बनाई चीज़ करनी है उसको भेजना। सनद साजी है कि जो फैक्ट्री के अंदर माल बनता है, तो फैक्ट्री के अंदर माल बनाना और उसको बेचने के जो जदीद तकाज़े हैं ना, उसको पूरा करना मुश्किल होता है शराकती कारोबार के लिए, क्योंकि उनके पास जो वसाइल हैं वो थोड़े हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो चीज़ है इसमें वो है शुरका के झगड़े। शुरका के झगड़े में मतलब यह है कि जो पार्टनर्स हैं अगर वो आपस में झगड़ा करेंगे तो उनके झगड़े की वजह से सिर्फ कारोबार का जो मुनाफा है वो ही कम नहीं होगा, बल्कि उसकी साख भी मजरू होगी, कि अगर कोई दूसरे लोग देखेंगे तो वो फिर जो है ना वो इससे लेन देन करने से जो है वो गुरेज ही करेंगे कि यार ये लोग तो आपस में झगड़ते रहते हैं, तो ये क्या कारोबार करेंगे। तो इसका जो है ना नुकसान सिर्फ प्रॉफिट कम होने में नहीं होगा, इसका नुकसान ये भी होएगा कि लोगों का जो कारोबार के ऊपर एतमाद है ना वो भी उतना शुरू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है सरमाए का मुंजमद होना। सरमाए के मुंजमद होने का मतलब ये है कि शराकती कारोबार में जो सरमाया लगा होता है ना, वो जो शुरका होते हैं, जो पार्टनर होते हैं, उन्होंने वो सरमाया लगाया होता है। सरमाया लगाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन सरमाए को चलते हुए कारोबार से निकालना मुश्किल होता है। तो अगर कोई एक हिस्सेदार जो है वो अपना सरमाया निकालना चाहता है तो उसको सारे लोगों से बात करनी पड़ेगी, सारे जो मेंबर्स हैं उनसे बात करनी पड़ेगी, और मशवरे करने के बाद ही वो इसको यहाँ से निकाल सकता है। अच्छा, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कानूनी खामी। कानूनी खामी के अंदर ये है कि शराकती कारोबार जो होता है ना उसको शुरू करने के लिए हुकूमत से किसी तरह के इजाज़तनामा लेने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन शराकती कारोबार को इस वक्त तक ना तो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है और ना ही इसकी कोई अलहदा हैसियत होती है जब तक कि ये रजिस्टर ना हो जाए। जो शराकती कारोबार है उसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपने उसको रजिस्टर नहीं करवाया तो फिर आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा, कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा, टैक्सेस में किसी तरह की कोई छूट नहीं आपको मिलेगी, और ना ही इसकी कोई अलहदा हैसियत होती है जब तक कि रजिस्टर ना हो जाए। अलहदा हैसियत होने का मतलब जो है ना वो ये है कि एक होता है कारोबार और एक होता है कारोबार करने वाला आदमी। अगर तो अगर तो शराकती कारोबार जो है वो रजिस्टर है तो फिर तो उसको अलहदा हैसियत मिल जाएगी। अलहदा हैसियत जब उसको मिलेगी ना तो फिर ये होएगा कि जो वो आदमी है ना उसकी जो ज़िम्मेदारी है वो गैर महदूद नहीं रहेगी। यानी कि अगर कंपनी कल को तबाह भी हो जाती है ना तो फिर बंदों को अपनी प्रॉपर्टी बेचकर पैसे नहीं अदा करने पड़ेंगे, बस जो रजिस्टर्ड शराकतदार की जो भी एसेट होंगे वो सेल होंगे और वही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और बाकी कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा। तो यही उसने इसमें बात की है कि शराकती कारोबार के लिए हुकूमत से किसी किस्म की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए शराकती कारोबार को इस वक्त तक ना तो कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है और ना ही इसकी कोई ज़्यादा हैसियत होती है जब तक कि ये रजिस्टर ना हो जाए। गैर रजिस्टर्ड शराकत में एक फ़र्म ना तो दूसरी फ़र्म पर मुकदमा कर सकती है और ना ही इस पर एक फ़र्म के तौर पर मुकदमा हो सकता है, यानी कि उसके ऊपर फ़र्म वाले जो भी कानून है वो उस पर लागू नहीं होंगे किसी भी तरह से। अच्छा, उसके बाद है ज़िम्मेदारी का फ़ुक़दान। ज़िम्मेदारी के फ़ुक़दान में ये बात आती है क्योंकि शराकतदारी में 5, 6 या 10 लोग जो हैं वो हिस्सेदार होते हैं, तो जो है ना वो सारे लोग कोई ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता, ज़िम्मेदारी का फ़ुक़दान होता है। ये भी उसका एक नुकसान है। इसको पढ़ लेते हैं। एक पुरानी कहावत है कि मुश्तरका कारोबार किसी का भी कारोबार नहीं होता, और चूँकि शराकत में हिस्सादारों की ज़िम्मेदारी मुश्तरक होती है इसलिए बाज़ औक़ात ये हिस्सादार इन लापरवाह हो जाते हैं जिससे कारोबार पर बुरा असर पड़ता है। यानी कि वो कहता है ये दूसरा ज़िम्मेदारी लेगा, वो कहता है ये तीसरा लेगा, कोई कहेगा ये चौथा लेगा, तो वो इस तरह से जो है ना वो बड़े मसले मसाइल फिर रहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अच्छा महदूद उम्र है नेक्स्ट पॉइंट, उसमें मैं आपको बताता हूँ। महदूद उम्र के अंदर उसने बात की है कि जो शराकत का कारोबार है ना उसकी उम्र महदूद होती है। इसका इन्हिसार हिस्सेदारों की रज़ामंदी के ताबे होता है। अगर कोई एक बंदा शराकतदारी से अलहदा हो जाता है ना तो फिर सारे का सारा जो शराकतदारी का मुआहदा है वो ख़त्म हो जाता है और फिर दोबारा से नया मुआहदा करना पड़ता है। तो इसलिए कहता है कि जो शराकतदारी की उम्र होती है ना वो काफ़ी महदूद है। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है वो है हकूक़ की मुंतकिली। हकूक़ की मुंतकिली में उसने बात की कि अगर एक हिस्सादार अपने हकूक़ किसी दूसरे को मुंतकिल करना चाहता है तो उसको सबकी रज़ामंदी लेनी पड़ेगी, जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम है। यही बात उसने की है, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है
वो है राजदारी का फुकदान। राजदारी के फुकदान में उसमें बात की है कि क्योंकि जो शराकत का कारोबार होता है उसमें दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं, तो अगर उनके दरमियान में कोई बहस मुबासा होता है तो उस बहस मुबासा की वजह से जो भी कारोबारी राज होते हैं वो एक दूसरे को बता देते हैं। जबकि जो वाहद मलकीती कारोबार है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें क्योंकि एक ही बंदा होता है, जो भी कारोबारी राज होते हैं वो सारे उसके पास ही होते हैं। इसमें जो नेक्स्ट चीज़ है वो है फ़ैसलों में तख़ीर। फ़ैसलों में तख़ीर इस तरह आ जाएगी कि शराकत जो वाहद मलकीती कारोबार था उसमें था कि जो भी कारोबार का मालिक है उसने कोई फ़ैसला किया, अब उसने किसी से अप्रूवल नहीं लेनी, तो वो उसी टाइम उसको इम्प्लीमेंट कर देगा, तो उसके जो फ़ैसले होते थे उसमें तख़ीर नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पे फ़ैसलों में तख़ीर होती है, वो इसलिए कि अगर 10 मेंबर हैं, कोई भी अगर डिसीजन बना है तो वो डिसीजन पहले सब ने डिस्कस करना है, डिस्कस करने के बाद फिर जब उस सारे उस पर 10 के 10 लोग जब उस पर राजी होंगे फिर वो इम्प्लीमेंट होएगा। तो बाज़ तो इस तरह की चीज़ों को जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा टाइम उस पर गुजर जाता है, जिसकी वजह से कारोबार को काफ़ी नुकसान भी पहुँचता है इस तरह की चीज़ों से। अच्छा जी, जो इसमें लास्ट पॉइंट है वो है मुनक़स्सम कंट्रोल। मुनक़स्सम कंट्रोल का मतलब ये है कि आपको पता है कि जो कारोबारी ये शराकती कारोबार है ना, इसमें तमाम डिपार्टमेंट्स जो होते हैं ना वो बटे होते हैं, यानी कि जो हिस्सेदार होते हैं, जिसकी जो एक्सपर्टी होती है उसको मिले होते हैं। जैसे जिसकी जो सेल्स अच्छी करता है उसको सेल का डिपार्टमेंट मिल जाता है, जो एडमन का काम करता है उसको एडमन का डिपार्टमेंट मिल जाता है। वो कहता है कि जो ये मुनक़स्सम कंट्रोल है ना कारोबार का, कि हर किसी को, मुनक़स्सम का मतलब तकसीम शुदा, ये जो वाला कंट्रोल मुनक़स्सम कंट्रोल है ना, ये भी बाज़ औक़ात जो है ना वो बड़ी उलझने पैदा करता है, बड़ी सारी डिसीजंस होती हैं जिसके ऊपर क्लैशेस आ रहे होते हैं। तो ये मुनक़स्सम कंट्रोल भी जो है ना वो एक तरह का नेगेटिव एस्पेक्ट है शराकती कारोबार का। बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है, इसका कोई शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह बन सकता है कि बेहतरीन शराकत या बेस्ट पार्टनरशिप जो है वो क्या होती है। तो इसको मैं रीड करता हूँ अब। अच्छा जी, इसको मैं इसके पहले 4 पॉइंट्स हाईलाइट कर लेता हूँ, उनको मैं पहले पढ़ता हूँ। हम इस शराकत को बेहतरीन कह सकते हैं जिसमें मंदरजा ज़ेर खसूसियात पाई जाएँ, यानी कि जिनके अंदर ये वाले सारे पॉइंट्स होंगे उनको हम बेहतरीन शराकत दारी कह सकते हैं। उसके अंदर सबसे पहली चीज़ है शराकती मुआहिदा तहरीरी हो। शराकती मुआहिदा यानी कि कहीं पे लिखा हो, ताकि बाद में कोई मसला मसाइल आए तो उस लिखे हुए मुआहिदे को देख के जो भी मसला मसाइल आ रहा है उसका हल निकाल लिया जाए। अच्छा, अब क्या मुआहिदे का तहरीरी होना ज़रूरी है पार्टनरशिप में? ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर शराकती मुआहिदा लखाई में कहीं पेज पे लिखा हुआ है तो ये बेहतरीन पार्टनरशिप होएगी। उसके बाद जो मैं इसको बारी बारी ही हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना आए और समझने में आसानी हो। हिस्सादार एक दूसरे पर एतमाद करते हों, दोनों एक दूसरे के ऊपर एतमाद करते हों। अगर हिस्सादार एक दूसरे के ऊपर एतमाद करते हैं तो ये बेहतरीन शराकत दारी है। एतमाद करने से क्या होएगा? एतमाद करने से ये होएगा कि वो एक दूसरे को जो है ना वो एक दूसरे के साथ मुकाबलेबाजी नहीं कर रहे, वो एक दूसरे के ऊपर एतमाद कर रहे हैं, एक टीम की तरह वर्किंग कर रहे हैं। उसके बाद उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, हिस्सादारों में एक दूसरे की मदद करने का जज्बा हो। मदद करने का जज्बा यानी कि उसी तरह आ जाएगा कि वो आपस में मुकाबलेबाजी नहीं कर रहे बल्कि एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। मदद इसलिए कर रहे हैं कि अगर वो एक दूसरे की मदद करेंगे, कारोबार जो है उसके हालात अच्छे होंगे तो क्या होएगा? अल्टीमेटली तो प्रॉफिट ज़्यादा होएगा। नेक्स्ट जो चीज़ है, तमाम हिस्सेदार ईमानदारी के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हों। जो भी उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको उनके हिस्से में जो काम आए उनको चाहिए कि वो उसको ईमानदारी के साथ करें। हिस्सेदारों को काम करने का तजर्बा हो। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इस पॉइंट के अंदर जो मेरे माइंड में आ रही वो ये है कि अगर 5 बंदे हैं और किसी एक को काम का तजर्बा नहीं है तो एक की नाअहली की वजह से बाकी 4 लोगों को भी जो है वो सफ़र करना पड़ेगा, 4 लोगों को भी नुकसान होएगा। तो वो इसलिए कह रहा है कि जो अगर पाँचों के पाँचों जो हैं वो अपने काम में एक्सपर्ट हैं तो इसका मतलब है कि ये बेहतरीन शराकत दारी है। अच्छा, उसके बाद छठा पॉइंट है। छठे पॉइंट में वो कह रहा है कि शराकत को कामयाबी से चलाने की सलाहियत हो। शराकत को कामयाबी इसमें यही है कि वो एक दूसरे को समझे, एक दूसरे के साथ ईमानदारी के साथ चलें, एक दूसरे को जो है वो क्रॉस ना करें, एक दूसरे के साथ मुकाबलाबाजी नहीं बल्कि एक दूसरे की मदद करें। तो अगर वो इस तरह कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो कामयाबी के साथ शराकत को चला रहे हैं। उसके बाद तमाम हिस्सेदार शराकत
की बेहतरी के लिए अपनी ज़ाती ताल्लुकात बरोए कार लाने में किसी किस्म की हिचकिचाहट महसूस ना करें। यानी कि जो हिस्सेदार हैं उनको चाहिए कि जो उनके पर्सनल लिंक्स भी हैं या उनके जो पर्सनल लिंक्स हैं, अगर उनके ज़रिए उनको कोई सेल मिल रही है या उनके ज़रिए उनको कारोबार को कुछ बेहतर करने के रिसोर्सेज मिले, तो उनको चाहिए कि वो अपने इन ताल्लुकात को यूज़ करें। ये ना कहें कि यार मैं एक बंदा जो है वो कहे कि मैं बाकी नहीं करते तो मैं भी नहीं करूँगा। तो उसको चाहिए कि वो भी करे और बाकियों को भी समझाए इस चीज़ को लेके। उसके बाद अक़लीती हिस्सादारों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। अक़लीती का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें एक शराकत दारी बिज़नेस है जिसमें 10 लोग हैं, 7 लोग हैं उनकी आपस में बड़ी बनती है, जो 3 लोग हैं उनकी उन सातों के साथ नहीं बनती, तो वो जो 3 हैं वो अक़लीती हैं। तो वो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि जो अक़लीती हैं ना उनको भी तहफ़्फ़ुज़ हो। ये नहीं है कि 7 जो हैं वो आपस में मिल गए हैं तो अब वो जो उनके दिल में आएगा वो वही करेंगे, इस तरह से नहीं होगा। उसके बाद वो कहता है शराकत रजिस्टर्ड हो। अच्छा, पहली बात ये है कि रजिस्टर्ड होना लाजमी नहीं है। शराकत अगर रजिस्टर्ड हो तो वो फिर ये बेस्ट पार्टनरशिप, बेहतरीन शराकत कहलाएगी। तो उसका शराकत अगर रजिस्टर्ड है तो फिर ही वो बेस्ट जो है ना वो हो सकती है। उसके बाद है कारोबारी राज अफ़शा ना होते हों। यानी कि जो हिस्सेदार हैं ये उनकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि वो किसी तरह का भी जो कारोबार के राज हैं, कारोबार की सेल्स या उनका जो भी फार्मूला है, अगर फ़र्ज़ करोगे जी उनका ना जी पिज़्ज़ा शॉप है, तो जो भी उनका फार्मूला है वो किसी और के साथ शेयर ना करें, जो उनकी सेल्स की स्ट्रेटजी है उनको यूज़ ना करें। तो बेहतरीन शराकत दारी वो होगी जहाँ पे ये सारी बातें होंगी जो बातें अभी हमने रीड की हैं। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। और अभी ये है कि मैं अभी इस वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ। अभी हमने काफ़ी एक लंबी वीडियो जो है ना वो रिकॉर्ड की है, और नेक्स्ट जो है वो फिर हम शराकत की इकसाम से मैं इसको लेके चलूँगा वीडियो को। और आपकी तरफ बस यही है कि आपने क्या करना है, अपने क्लास फेलो को इस वीडियो के बारे में बताना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको जिस तरह फ़ायदा हो रहा है, जो भी अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आई थिंक कि आपको इसको देखने से फ़ायदा ही हासिल हुआ होगा। तो अगर आप इसके लिंक्स अपनी क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कर दोगे तो उनको भी इससे फ़ायदा होएगा। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है ना नेक्स्ट वीडियो में हम शराकत की इकसाम को पढ़ते हैं।